Namaskaram everyone, welcome to EduEdge. This is our cost accounting series part 4 और इस वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉस्ट ऑडिट कवर किया है। कॉस्ट ऑडिट क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, कंटेंट भी इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। सो बी रेडी विद योर पेन एंड रजिस्टर टू नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑडिट। देखो, कॉस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, एलिमेंट, फंडामेंटल, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी 3 वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं कॉस्ट के सारे एस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं ऑडिट की और फिर बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट की। तो ऑडिट क्या है? सिंपली ऑडिट है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स जो भी बने हुए हैं क्या वो सही हैं, ट्रू हैं, फेयर हैं, दे रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट या करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ये हो गया हमारा जर्नल ऑडिट। अगर हम इसी को कॉस्ट के अकाउंट्स में अप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स कॉस्ट ऑडिट। मींस जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंट हैं क्या वो सही तरीके से बने गए हैं या सही तरीके से जो जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने बनाई है, या कॉस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो 2014 में इशू किए हैं गवर्नमेंट ने उनके अकॉर्डिंग हमने सारे प्रोविजन उसमें डाले हैं या नहीं डाले हैं। सो कॉस्ट ऑडिट क्या हुआ हमारा? इट इज एन वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट and check on the adherence to the cost accounting plans। वेरीफाई करना है कॉस्ट अकाउंट को और ये देखना है कि जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। देखो, कॉस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है प्रॉफिट जनरेशन के लिए। मीन्स सोसाइटी के लिए अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आती है तो ऑब्वियसली सोसाइटी को भी वो प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट द कॉस्ट ऑडिट, क्योंकि गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेनी है, एसेंशियल कमोडिटीज भी हैं, फिर बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जहां हमें ये देखना है कि जितने भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इफिशिएंटली यूज करें और जो हमारी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करें, इफेक्टिवली इफिशिएंटली हम काम करें, कॉस्ट को मिनिमाइज करें ताकि जो फायदा है वो किसको मिले, पूरी सोसाइटी एज ए होल को मिले। तो गवर्नमेंट बहुत कंसर्न है कॉस्ट ऑडिटिंग के रिगार्डिंग, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन है हमारा कॉस्ट ऑडिट का अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कॉस्ट ऑडिट रूल्स एंड रिकॉर्ड्स भी इशू किए हैं 2014 में। तो उनके अकॉर्डिंग हमें इसमें सारा कुछ करना होता है और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी बिजनेस कंसर्न है, जो भी फर्म है या जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो क्या लेती है? इनपुट्स कहाँ से लेती हैं? सोसाइटी से लेती हैं। इनपुट्स में हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, सारी चीजें सोसाइटी से लेती हैं। उसके बाद जो भी उनका फाइनल आउटपुट है वो कहाँ जाता है? सोसाइटी में जाता है, लोगों के पास जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि वो जो कुछ ले रहे हैं सोसाइटी से ले रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं सोसाइटी में दे रहे हैं, इकोनॉमी में दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। तो अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी बेनिफिट होता है कॉस्ट रिडक्शन का तो वो सोसाइटी में पास होना चाहिए, मीन्स कंज्यूमर तक वो पास होना चाहिए। नाउ आईसीआई ने इसकी थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन दी है, इनको बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। यहीं से हमारे कॉस्ट ऑडिट का जो हमारा क्रक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट इज इन इफिशियंसी ऑडिट ऑफ इफिशियंसी ऑफ माइन्यूट डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर। जितने भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनके माइन्यूट डिटेल को हमें क्या करना है? ऑडिट करना है व्हाइल द वर्क इज इन द प्रोग्रेस। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग होता था उसमें क्या करते थे हम? अकाउंट्स बन जाते थे, अकाउंट्स बनने के बाद हम ऑडिट करते हैं, बट यहाँ हमारी प्रोसेस चल रही है तब हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है? हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि फ्रॉड हो या गलतियां हो या वेस्टेज हो, साथ साथ में हो रहा है तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। नाउ इट इज नॉट अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, वी हैव टॉक अबाउट दिस, unlike the financial audit which is concerned with examination of matter which are fait accompli। now cost audit is mainly preventive measure, क्योंकि हम साथ साथ कर रहे हैं, हम मौका ही नहीं दे रहे कुछ गलतियों का, तो दिस इज प्रिवेंटिव है, पहले से ही पहले हम अवॉइड कर रहे हैं कि हमारी वेस्टेज ना हो। एंड अ गाइड फॉर द पॉलिसी फॉर द डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग में। एंड बीइंग अ बैरोमीटर ऑफ द परफॉर्मेंस, जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है वो बताता है कि हम कितने इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। अब इन दोनों डेफिनेशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, क्रक्स निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑडिट का। क्या है? इट इज कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट सिस्टम एंड कॉस्ट टेक्निक। जितना भी कॉस्ट रिकॉर्ड है या सिस्टम है या टेक्निक्स है जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, उन सभी का एग्जामिनेशन है। इट पर्पज इज टू वेदर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स हैव बीन ड्यूली अडेयर्ड टू,
ये भी हम बात कर चुके हैं। जितने भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लान्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या सबको हमने अडहेयर किया है, क्या सबको हमने यूज किया, उनके हिसाब से हमने अपने अकाउंट बनाए हैं। नाउ टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ऑब्वियसली गलतियां एज अ ह्यूमन बीइंग गलतियां तो होती है, मैथमेटिकल गलतियां होती है, तो अगर वो भी कोई गलतियां हुई हैं तो वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, इसमें चेक हो जाती हैं। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, चलो गलतियां तो अनजाने में होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी तो होते हैं ना जहाँ जानबूझ के किए जाते हैं, लाइक फ्रॉड हो गया, एरर भी हमारे अनजाने में हो जाते हैं। तो उस जो हमारा फ्रॉड है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए कॉस्ट ऑडिट इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज बेसिकली प्रिवेंटिव है, यानी कि पहले से पहले हम मेजर ले लेते हैं ताकि चीजें गलत ना हो। एंड स्टडी ऑफ द प्रोसेस जॉब ऑन विच इफिशिएंसी लेवल शुड बी इंक्रीज टू कट डाउन द कोस्ट। तो कोस्ट को कट करने के लिए हम क्या करें, पहले से ही पहले स्टेप्स ले रहे हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट हमारे फाइनेंशियल ऑडिट से बिल्कुल डिफरेंट है। टू सी वेदर द लेबर इफिशिएंट, अब हमें इसमें देखना है कि हमारी लेबर इफिशिएंट है या नहीं है, इंडस्ट्री जो हमारी लेबर को प्रोवाइड करा रही है वो किस तरह से लेबर प्रोवाइड हो रही है, लेबर को दिया जा रहा है अच्छे से जो भी लेबर का राइट है। एंड मटेरियल ऑफ द पार्ट ऑफ मशीनरी यूज टू ऑप्टिमम वेदर एनी मटेरियल इज वेस्टेड और नॉट। सिंपली हम कहें तो इफिशिएंसी आ जाती है या तो वो लेबर में हो या मशीन के यूज में हो या मटेरियल के यूज में हो, तो हर चीज में हमारी इफिशिएंसी आ जाती है इफ वी आर प्रॉपरली अडॉप्टिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये कौन बताएगा कि इफिशिएंट है, ये बताएगा कॉस्ट auditing. Now, cost audit in India refer to the statutory cost audit of the selected company covered under the relevant provision of the Company Act. अब ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए जरूरी है, ये कंपनी एक्ट में स्पेशली बताया हुआ है। कंपनी एक्ट सेक्शन है हमारा 148, सेक्शन 148 में बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनीज के लिए ये जरूरी है। और ऑब्वियसली जब कंपनी एक्ट में प्रोविजन है तो हमारा पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर इसके प्रीव्यू से बाहर है, तो इनको कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अब अभी हम बात करें बार बार इफिशिएंसी की, मैनेजमेंट की, तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कोस्ट ऑडिट को कभी कभी हम इफिशिएंसी ऑडिट से भी कर लेते हैं कि ये इफिशिएंसी को मेंटेन करता है, तो इफिशिएंसी ऑडिट जैसा है, या मैनेजमेंट को हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा तो मैनेजमेंट ऑडिट जैसा है। तो अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, कॉस्ट ऑडिट का कंपैरिजन विद इफिशिएंसी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड द सोशल ऑडिट। तो कैसे हमारी कॉस्ट ऑडिट इन सब के हेल्प करती है, और अगर कॉस्ट ऑडिट हमने करा लिया है तो हमें इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नाउ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट enable the determination of accurate cost of production of the various products, services, activities view to compare the same with the comparable figure of earlier years and those of the peer or the benchmark in the industry. कॉस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट्स होती हैं, अब उसमें पता चल गया ना कि हर प्रोडक्ट के बारे में, हर एक्टिविटी के बारे में जो भी हमारे पास रियल इन्फॉर्मेशन है, ट्रू इन्फॉर्मेशन, वो हमारे पास आ जाती है। हम क्या हो जाते हैं, जो भी हमारे इंडस्ट्री में सेम पीयर्स हैं, मतलब हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं, हमारे जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो भी बेंचमार्क्स हैं, बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड्स, जो अच्छे स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए इट सीक्स टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी और द पुअर डिसीजन मेकिंग टू एंश्योर डाइवर्जन ऑफ फंड टू मोस्ट ऑप्टिमम चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि इफिशिएंसी को शो करता है, ये वेस्टेज कम करता है, मैन, मटेरियल, मशीन, सबका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हमें देखना है, तो उससे क्या होगी, इफिशिएंसी आएगी। अगर कोई इनएफिशिएंसी पहले से ही पहले डिटेक्ट हो जाती है तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या कर सकती है, डिसीजन लेगी, टाइमली डिसीजन, तो इट विल इम्प्रूव द इफिशिएंसी। नाउ information regarding exact unit cost after proper allocation of overhead, capacity utilization, per unit consumption of measure of raw material including power and fuel, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, प्रोडक्टिव मैन पावर, वेस्टेज, इनके बारे में हमें पता चल जाता है यूनिट कॉस्टिंग में, ठीक है ना। जो भी हमारा यूनिट कॉस्ट है उसे हमें पर यूनिट की कॉस्ट पता चल जाती है। सो इट सर्व एज द बेसिस फॉर द इफिशिएंसी ऑडिट एंड हेल्प फिक्सिंग अप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट कंपनी टू एंश्योर द ऑप्टिमम रिटर्न। अब कॉस्ट ऑडिट में हम यूनिट पर कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, क्लियर। अब यूनिट पर कॉस्ट हमें कहाँ काम आती है, हमारे प्रॉफिट फिक्सेशन में काम आती है। भाई प्रॉफिट कैसे हम फिक्स करते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे फिक्स करते हैं। अगर हमें पता चल गया कि हमारी कॉस्ट इतनी आई है तो हमें जितना भी डिजायर्ड प्रॉफिट है 10%, 20%, 30%, वो हम उसमें ऐड करके अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर देते हैं। तो अब हमें
जितन अगर हम इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं तो सपोज करो कि हमारा जो कॉस्ट आई है वो 10 रुपीज आई है और हम उसको मार्केट में 15 रुपीज पे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ हम प्रॉफिट दो तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो हम अपना प्राइस बढ़ा दें। अगर हमने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो प्रॉब्लम और हो जाएगी। भाई कंपटीटर्स के प्राइस अगर 15 ही हैं और आप बढ़ा रहे हो सेम प्रोडक्ट के लिए, तो कंपटीटर्स आपके प्राइस से स्विच ऑफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो वहां तो आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो, बहुत रिस्की है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। जहां आपकी कॉस्ट 10 रुपीज आ रही है वहां उसको 8 कर सकते हो, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, सेम प्राइस में आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये चीजें किसको देखनी पड़ेंगी? जब हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो ऑब्वियसली इफिशिएंसी आती है और वहां से इफिशिएंसी कॉस्ट रिडक्शन होता है, तो हमारा प्रॉफिट इंप्रूव होता है, मैनेजमेंट एक ऑप्टिमम रिटर्न्स ले सकता है। Now, detailed financial analysis of the company in the cost audit report, like determination of comparison of different ratios, profit ratio, capital employed ratios, value addition, etc., help in assessing the operational efficiency and comparing the financial health of the undertaking with the similar in industries, aiming at bringing the all-round efficiency. अभी हमने यहाँ बात करी किसकी? कॉस्ट यूनिट की। ठीक है, हमने यूनिट कॉस्ट देखी। अब हम क्या देख रहे हैं? कॉस्ट ऑडिट में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकालनी होती है कंपैरिजन के लिए। तो ये भी क्या हेल्प करती है? फाइनेंशियल हेल्प बताती है, फाइनेंशियल हेल्थ बताती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैनेजमेंट यहाँ से भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अब हमने बात कर ली कॉस्ट यूनिट की और डिसीजन मेकिंग की, तो अब इससे क्या हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया हमारा? मीन्स हम कॉस्ट ऑडिट को एज ए इफिशिएंसी ऑडिट भी देख सकते हैं। मीन्स कॉस्ट जो ऑडिट होता है हमारा वो वर्क करता है इफिशिएंसी ऑडिट की तरह ही। तो जरूर जहां कॉस्ट ऑडिटिंग अप्लाई हो रहा है तो वहां हमें जरूरत नहीं है कि हम इफिशिएंसी ऑडिट भी कराएं। नाउ सेकंड टॉपिक है, अब कंपैरिजन करते हैं हम प्रोप्राइटरी ऑडिट का कॉस्ट ऑडिट के साथ। द प्रोप्राइटरी ऑडिट स्टैंड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कंडक्ट। एक्चुअली ये क्या होता है? एक तरह से औचित्य। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब औचित्य। औचित्य क्या है? हमारे ऑडिट कराने का। तो ये क्या करता है? जनरली जो हमारे PSUs हैं, ऑडिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अंडरटेकन बाय द कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, कैग। जो हमारे कैग क्या होता है? हमारा सबसे बड़ा ऑडिटर होता है। तो जो कैग ऑडिट करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, वो हमारा बेस्ट ऑडिट है प्रोप्राइटरी ऑडिट का। इसका मतलब है इट इज डिफाइंड एज कोरा दैट मीट द टेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कंडक्ट, पर्टिकुलरली अप्लाइड टू द प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट फॉर द गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल कोड। मतलब औचित्य देखते हैं किसका? हर एक्सपेंडिचर का। जो भी आपने खर्चा किया है, क्या वो जरूरी था खर्चा करना? क्या उसको मिनिमाइज किया जा सकता था खर्चे को? तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम सारे जितनी भी एक्सपेंडिचर होती हैं उनको देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमें वो एक्सपेंडिचर करनी है। और जब भी कोई हम चीज पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं तो उसमें इफिशिएंसी को मेंटेन रखते हैं। हम ये देखते हैं कि उसका फायदा हर किसी को मिल रहा है विद मिनिमम। The proprietary audit seeks to ensure that planned expenditure would yield the optimum returns and there is no other best alternative available. ये important topic है। मतलब हमें ये नहीं छोड़ना है कि इससे भी बेहतर कुछ और खर्चा हम कर सकते थे, यानी कि जो हम कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट। और बेस्ट इन द सेंस यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा किफायती, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल वो है जो अब हम कर रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये होता है हमारा औचित्य या प्रोप्राइटरी ऑडिट। और जनरली जो भी हमारे PSUs होते हैं उनमें प्रोप्राइटरी ऑडिट ही होता है। द कॉस्ट रिपोर्ट can be termed as proprietary audit as these reports seeks to ensure the actual expenditure at each stage is appropriate and optimum returns has been achieved. अब हमने बताया ना हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट का और कॉस्ट ऑडिट का। देखो कॉस्ट ऑडिट को हम प्रोप्राइटरी ऑडिट कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर एट स्टेज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड ऑप्टिमम रिटर्न्स, हम हर एक स्टेज पे माइन्यूटली एग्जामिनेशन करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं किसी स्टेज पे कोई भी वेस्टेज ना हो, सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमल इफिशिएंटली यूटिलाइज हो। तो वी कैन से दैट द प्रोप्राइटरी ऑडिट कैन बी टर्म्ड एज सोशल ऑडिट। अब आती है बात कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की। So cost audit reports and the information to be furnished therein prescribed by the
सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कॉस्ट ऑडिट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश की जाती हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आर रेलेवेंट फॉर मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। जो भी कॉस्ट ऑडिटिंग की रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो जितनी गवर्नमेंट को जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा मैनेजमेंट को भी जरूरत होती है उनकी फॉर अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। Normally, management audit is the audit for the management and by the management. Such audit look into the economy and the effectiveness of the performance of the various organization, often activities of the organization. अब cost audit में क्या हो रहा है भाई? जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है रिगार्डिंग टू कॉस्ट वो सारी की सारी एग्जामिन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं ना। और जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे कॉस्ट ऑडिट से मैनेजमेंट को हेल्प मिल रही है ताकि वही प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑडिट एक तरह से एक मैनेजमेंट ऑडिट का फॉर्म है। नाउ कॉस्ट ऑडिट एंड सोशल ऑडिट। अब एक टर्म आती है हमारी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जितने भी हमारा बिजनेस है, जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट हैं, कंपनीज हैं, वो रिसोर्सेज कहाँ से लेती हैं, इनपुट कहाँ से लेती हैं? सोसाइटी से लेती हैं भाई। सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करती हैं, लेबर यूज कर रही हैं तो लोगों को ले रही हैं, वो मटेरियल ले रही हैं तो भी रॉ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ नेचर से ले रही हैं, एनवायरमेंट से ले रही हैं, कुछ भी ले रही हैं, कहीं और से तो नहीं ले रही, एनवायरमेंट से ले रही हैं। और जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है? खुद तो नहीं कंज्यूम कर रहे ना, वो भी सोसाइटी में ही जा रहा है। तो क्या इन फर्म्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं सोसाइटी के लिए? ऑब्वियसली, एंड दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिसोर्सेज भी ले रहे हो, आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो वहां से, तो आपको उस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। मीन्स अगर सोसाइटी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना। जैसे अभी हम प्रेजेंट में देखें तो बहुत सारे इनिशियली जब कोविड के जो सेंटर्स थे, हॉस्पिटल बने थे, तो टाटा महिंद्रा ग्रुप ने भी दिया, टाटा ने भी दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा फंड कंट्रीब्यूट किया था। इवन जो उनके रिजॉर्ट्स थे उनको कोविड हॉस्पिटल में बदलने के लिए भी प्रपोजल दिए थे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने दी, और इसको ये क्या है, हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज सोसाइटी के लिए अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है। तो जब सोसाइटी के लिए कुछ फुलफिल करे तो ऑब्वियसली वो फंड कहाँ डाइवर्ट हो रहा है? सोसाइटी में डाइवर्ट हो रहा है, तो इसका भी ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि कुछ तो गुड मोटिव से करती हैं, बोनाफाइड होता है, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं, कुछ जो कंपनीज होती हैं, उनका जो मोटिव होता है वो मैलाफाइड भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो दिखा तो रहे हैं कि हमने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, पर एक्चुअली में नहीं किया है। तो इसलिए सोशल ऑडिट इम्पोर्टेंट है। अब सोशल, जब हमारा कॉस्ट ऑडिट हो रहा है तो सारी चीजें हमारे सामने हैं, तो उसी को हम क्या एज अ सोशल ऑडिट भी यूज कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव। बहुत आसान है, अब एक एक आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाओगे तो देखो, मगअप करने की, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, चीजें आपके सामने है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभव करो, सीखो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अब देखो, कॉस्ट ऑडिट के अगर हम ऑब्जेक्टिव लें तो इसके ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट हम पढ़ चुके हैं भाई। एंश्योरिंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंट बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू हुए हैं उनके बेसिस पे बनाने हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड पढ़ चुके हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर टू इंश्योर दैट दे हैज बीन प्रॉपर्ली एसर्टेन, यानी कि हर जो भी कॉस्ट यूनिट अगर हमें लेनी है, यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो उसके हर एलिमेंट को हमने उसमें यूज किया है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो भी इन्वेंट्री हमारा स्टॉक है उसका ठीक से वैल्यूएशन करना। फैसिलिटेटिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, अभी हमने डिस्कस किया था ना, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता है तो सेलिंग प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज रख के। पीरियडिकल रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, बीच बीच में हमें क्या करते रहना है? कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को मैच करते रहना है। Ensuring optimum utilization of human, physical and financial resources of enterprises. Detection and correction of abnormal loss of material and time. In case कहीं abnormal loss हो जाता है तो उसको हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। Advising management,
जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आती हैं उसके बेसिस पे मैनेजमेंट को एडवाइस करना, प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशन रिस्क क्लोजर्स, यानी कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी मेंटेन करते हैं। अगर कहीं कहीं कमी है तो हम डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से उसको कन्वे कर दिया जाता है और वहां से वो ऑपरेशनल जो कुछ डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं, तो वहां से हमारी इफिशिएंसी आती है इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी। खैर अब देखो, इतना कुछ पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव में हमें कुछ रटने वाली चीज लगी ही नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव हमें बड़े आराम से पता चल गए। अब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रीजनेबल प्राइस फिक्सेशन। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑडिट होती है हमें हेल्प करती है एक रीजनेबल प्राइस फिक्स करने में, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्ट कॉस्ट हमारी आ रही है 10 रुपीज। तो अब गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी कि आपको प्रॉफिट 20% से ज्यादा नहीं लेना है या 30% से ज्यादा नहीं लेना है। अगर कॉस्ट ऑडिट ना हो तो कंपनी क्या कह सकते हैं कि भाई कॉस्ट तो उनकी 10 रुपीज आ रही है, शो करें कि हमारी 15 रुपीज कॉस्ट आ रही है और प्राइस फिक्स कर रही है फिर 25 पे। क्लियर है? तो यहाँ से देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इसकी, कि कॉस्ट ऑडिट से हमारी पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि कॉस्ट कितनी आ रही है और उसी के बेसिस पे एक रीजनेबल प्राइस फिक्स किया जा सकता है। चैनलाइजिंग द एंटरप्राइज रिसोर्सेज टू मोस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल, वही बात आ गई फिर से। देन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग कॉस्ट डेटा एज रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एस्केलेशन क्लॉजेस। अगर किसी कंपनी ने कॉस्ट अकाउंटिंग वो लगा रखी है तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ या रोड बनाने का हुआ या फ्लाईओवर्स बनाने का हुआ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर गवर्नमेंट दे रही है तो कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में तो हो नहीं जाता है पूरा। भाई 4-4 5-5 साल के लिए होता है और इन 4-5 साल के बीच में प्राइस भी बढ़ते रहते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है ना, मुद्रास्फीति दर बढ़ती है तो उसके बेसिस पे प्राइसेस बढ़ते हैं। तो सपोज करो एक 2000 में जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके प्राइसेस के बेसिस पे क्या गवर्नमेंट 2005 में भी पे करेगी? मतलब नुकसान हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर वो कॉस्ट ऑडिटिंग यूज कर रहा है तो सारी कॉस्ट हमें पता चल रही है ना, मटेरियल का प्राइस कैसे बढ़ गया, कितना मटेरियल यूज किया। तो ये एस्केलेशन क्लोज होता है कि महंगाई की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसमें उसमें भी गवर्नमेंट उसको भी बढ़ा के देगी अकॉर्डिंग टू द रेट। फैसिलेशन इन द सेटलमेंट ऑफ बिल इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं तो देखो ये प्लस वाला पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा और कॉस्ट बढ़ गई है ना। तो सपोज हमारी कॉस्ट थी 10 और इन्होंने कहा कि कॉस्ट प्लस 5 कर देते हैं, अब क्या हो गया 15 हो गया। और हमारा क्या हो गया भाई, कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट था तो उसमें प्राइसेस बढ़ गए, अब कॉस्ट हो गई हमारी 13। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या दे रही है हमें, कॉस्ट 5 ही दे रही है, 15 दे रही है। यहाँ ऑलरेडी हमारा कॉस्ट कितनी होगी 13 हो गई। तो ये कॉस्ट जो बढ़ी है इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग से। नाउ आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी, सिंपल है, हम कर चुके हैं, सारे एरियाज इनएफिशिएंसी के पता चल जाता है, मिसमैनेजमेंट के पता चल जाता है, तो उनको करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये और भी सिंपल हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव से भी सिंपल हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई करते हैं कॉस्ट अकाउंट को, चेक करते हैं कि वो सही से बने हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिटेक्ट कर लेते हैं एरर्स एंड फ्रॉड, मैनेजमेंट को गाइड करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन इन्हीं को अगर आप बिना सिस्टमेटिक स्टडी के पढ़ोगे तो ये आपको मुश्किल लगेंगे, यही आपको रटना पड़ेगा, बैठ के रटोगे। ऑब्जेक्टिव क्या थे, दो तरह के थे, सोशल थे और दूसरा क्या था, हाँ जनरल था। तो इस तरह से रटना वटना कुछ नहीं है, समझ के करो। कॉस्ट ऑडिट की टेक्निक्स क्या हो सकती है हमारे पास, वाउचिंग, ये सारी ऑडिटिंग की टेक्निक है। वाउचिंग क्या होती है, जब भी आप कोई चीज सामान खरीदते हो तो बिल लेते हो ना, तो उन बिल से चेक करना क्या मटेरियल खरीदा है, बेचा है, वैल्यूएशन करना, जो भी हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं उनको वैल्यू करना मार्केट रेट से या किसी और तरीके से, टेस्ट चेक करना, इंटरनल कंट्रोल लगाना। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि जो आपस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो अपने आप में ही एक दूसरे के द्वारा चेक हो जाती हैं। वेरीफाई करना कि क्या जो ये बता रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग है या हमने इतना, सॉरी बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे यहाँ, कॉस्ट की बात करेंगे, हमने इतनी लेबर रखी है, इतना हमने पेमेंट किया है, तो उसको वेरीफाई करना किससे, पेरोल्स वगैरह से। एंड ऑडिट रिपोर्ट,
ऑडिट रिपोर्ट भी क्या इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है, वो कोई भी दे सकता है, रिजर्वेशन वाले भी दे सकता है और क्वालिफिकेशन वाले भी दे सकते हैं। तो दीज आर द टेक्निक ऑफ कॉस्ट ऑडिट। एडवांटेजेस, अब ये बहुत ही आसान हो गया है, यहाँ से आगे आगे बिल्कुल बहुत जल्दी से कर लेते हैं। मैनेजमेंट के लिए क्या है, मैनेजरियल डिसीजन के लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन को, टूल टू फाइंड आउट एरर एंड फ्रॉड्स, प्रोवाइड बेस फॉर कंपैरिजन एक्चुअल रिजल्ट एंड द बजटेड रिजल्ट, हेल्पिंग फाइंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं कर चुके हैं, पढ़ा हुआ ही हम बता देंगे मैनेजमेंट को क्या क्या एडवांटेजेस है। शेयर होल्डर को क्या एडवांटेजेस है भाई, एंश्योर पेपर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट डेटा, कोस्ट डेटा पता है शेयर होल्डर को कि अच्छे से कोस्ट डेटा मेंटेन हो रहा है। मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाता है एंड इंश्योर ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और शेयर होल्डर को क्या मिल जाता है, इफिशिएंसी आएगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उसको भी तो डिविडेंड बढ़ रहा है ना, तो उसको भी अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छे से मिल जाएगा। कंज्यूमर को क्या होता है, रिवील ट्रू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कंज्यूमर को पता चल जाता है कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, ये हमसे प्राइसेस ज्यादा तो नहीं ले रहा भाई, इनकी 10 आई है, ये हमसे 50 ले रहा है, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इससे जस्टिफाई हो जाएगा। नाउ एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्यों इंपॉर्टेंट है, टैरिफ बोर्ड डिसाइडिंग वेदर टैरिफ प्रोटेक्शन इज डिजायरेबल, टैरिफ बोर्ड को हेल्प करता है कि क्या हमें इस कंपनी को टैरिफ देना चाहिए, भाई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है लेकिन मार्केट में उसको, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी है तो मार्केट में ज्यादा में नहीं सेल कर सकते, तो गवर्नमेंट उसको टैरिफ दे सकती है। तो क्या वो टैरिफ सही है देना या गलत है, वो किसके बेसिस पे, कॉस्ट ऑडिट के बेसिस पे होगा। इम्प्रूव द इफिशिएंसी ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, गवर्नमेंट को पता चल जाती है कि भाई ये इंडस्ट्री जो है वो सिक हो रही है तो उसको इम्प्रूव कर सकती है। कोई फ्रॉड है तो वो हमारा रिवील हो जाएगा। प्राइसिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, कमोडिटी के प्राइसेस फिक्स करने में, और टैक्स इम्पोजिंग डिसीजंस, तो कॉस्ट हमें पता है ना और प्राइस भी हमें पता है, तो उसके बेसिस पे इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट हम गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, ताकि उससे क्या आ जाए, हमारा टैक्स जो भी इम्पोज करना है वो हमें टैक्स अथॉरिटी को पता चल जाएगा कितना टैक्स इन पे इम्पोज करना, मतलब वो टैक्स को अवॉइड या नहीं कर सकते हैं, टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। क्लियर, ये हुई कॉस्ट ऑडिट की एसेंशियल्स, इससे हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि कॉस्ट ऑडिट है क्या, क्यों पढ़ना है। अब बस इसका एक पार्ट और है जिसमें हमने कुछ टेक्निकल रूल्स लिए हैं कंपनी एक्ट के, जो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 148 है, और उसके साथ है जो कॉस्ट ऑडिट के रिकॉर्ड हैं, रूल्स इशू किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में। जैसे कि आपको इसको एक बार और वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें, और रजिस्टर लेके जरूर बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा, ऐसे ही जब हम वो पढ़ेंगे आगे वाला टेक्निकल है बट बहुत आसान हो जाएगा आपको पढ़ना। वैसे ही अगर आप आज इस वीडियो के बाद पहले आप इसको पढ़ के देखिएगा, और उसके बाद फिर दूसरी जब हमारी वीडियो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो के साथ उसे पढ़िएगा, तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ओके, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी जो भी वीडियोस हैं वो मिस ना हो। इससे आगे हम कॉस्ट ऑडिट की भी दूसरी एक इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाले हैं और वो बहुत जगह काम आती है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।